हेलो हाय, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल एग्ज़ाम्स 2025 के बारे में। क्लास 10th भी और 12th वालों के लिए भी, जिनमें वो बच्चों का एग्ज़ाम अप्रैल 2025 उसमें होने वाला है। वो अपने एग्ज़ाम्स में आंसर राइटिंग यानी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें जिससे कि अपना बेस्ट स्कोर प्राप्त करें यानी अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, इनके बारे में। और टाइम मैनेज मतलब कैसे करें एग्ज़ाम में। बहुत से बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनका मेन पॉइंट यही रहता है कि सर क्वेश्चन का आंसर तो आता था लेकिन हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, यानी टाइम नहीं बच पाया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपना मतलब सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सही तरीका, कि हम लोग अपना जो टाइम है मैनेज कैसे करें कि इससे से मतलब जो पूरा क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर सके। और इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो किस तरीके से लिखे कि इसमें भी नंबर मिले, इसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि अपने आंसर को मतलब किस तरीके से लिखे जिससे बेस्ट स्कोर मिले। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये रहने वाला आपका सेशन हाउ टू राइट आंसर फॉर बेस्ट स्कोर इन आईएएस बोर्ड एग्जाम। हम लोग अपने एग्जाम्स में कैसे आंसर लिखें, किस तरीके से लिखें और किस वे में लिखी कि हमारे जो टीचर हैं जो चेक करते हैं कॉपी, इनको मतलब आसानी हो सके और इससे मतलब बेस्ट से बेस्ट हाई से हाई मार्क्स दे हमको, इसके बारे में इफ़ेक्टिव टिप्स। और आपका रहने वाला स्ट्रेटजी फॉर हाई मार्क्स, यानी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हम इससे हमें हाई मार्क्स मिले, इसके बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप 1, हम लोगों को स्टेप 1 में जो फॉलो करना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली। सबसे पहले अपने माइंड को हम लोगों को रिलैक्स रखना है। जो क्वेश्चन दिया गया है, जो पेपर आया है, तो क्वेश्चन से बारीकी से पढ़ना है। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन है। मान लीजिए 12th नंबर आप क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले मतलब बारीकी अच्छा से पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको तो एक सब्जेक्ट तो पढ़ना है नहीं, सारा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो अगर आप क्वेश्चन को एक बार दो बार मतलब थोड़ा सा बार बार पढ़ते हैं ना, तो अगर इस क्वेश्चन को आपके माइंड में नहीं भी आ रहा होगा आंसर, तो बार बार पढ़ने से अगर आप पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट में, तो इससे थोड़ा सा रिकैप होने लगता है और इसके रिलेटेड अगर कुछ भी आपके मन में आया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एकदम माइंड रिलैक्स करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है केयरफुल्ली। ये क्वेश्चन है तो हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को जैसे 12th नंबर में बता देना चाहता हूँ। विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ दिस लेयर। अब इसमें मान लीजिए मुझे तो पढ़ा हुआ है लेकिन माइंड में नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन इसको हम लोग 1 2 3 4 बार पढ़ेंगे। इससे अगर आपको पढ़ा हुआ है तो आपके माइंड में ज़रूर आ जाएगा। और अगर थोड़ा भी अगर पढ़ें हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर याद आ जाएगा आप। तो अगर थोड़ा सा भी आपको हिंट मिल जाता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा से दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को माइंड रिलैक्स करके क्वेश्चन को पढ़ना है एकदम बारीकी से, इसमें क्या दिया हुआ है। क्योंकि बहुत सारा जो क्वेश्चन है आंसर इसी में मिल जाता है बच्चों का, जो तेज तरार बच्चे होते हैं। इसीलिए मतलब टॉपर का क्या सीक्रेट यही रहता है कि अगर थोड़ा सा भी हिंट इनको मिल जाता है तो ये अगर एक टॉपिक है कोई भी, यही टॉपिक हम लेते हैं, मान लीजिए एटमॉस्फेयर स्टेट 3 फीचर्स ऑफ लेयर, इसके बारे में। तो अगर इन जानकारी भी नहीं है, अगर इनको नहीं भी आ रहा है लेकिन थोड़ा सा हिंट मिल जाता है तो इस पर 1 पेज 2 पेज लिख सकते हैं। इसीलिए टॉपर में गिनती आ जाते हैं और दूसरे कैटेगरी वाले अपने लो में गिनती आते हैं। तो मेन जो हम लोगों को करना है, सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम टीचर देते हैं तो हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है पहला ये। फिर नेक्स्ट हम लोगों को अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू अवॉइड मिस्टेक। और हड़बड़ाना नहीं है, और हड़बड़ा के मतलब जल्दी जल्दी में गलती नहीं कर देना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन का आंसर आ भी रहा है, होता है क्वेश्चन का आंसर आता है भी फिर भी बच्चे गलत करते हैं, तो ये होता है हड़बड़ाने से, जल्दी जल्दी में। तो यही कह रहा है कि आपको जो है मिस्टेक अवॉइड मिस्टेक करने से बचना है। हम लोगों को सही मतलब आंसर का गलत नहीं करके आना है।
क्योंकि जल्दी जल्दी में होता है, क्वेश्चन का आंसर आता भी है लेकिन गलती हो जाता है, हम किसी और क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं जल्दी जल्दी में। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, और दूसरे में हड़बड़ाना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है हम लोगों को, आराम से स्थिर से आंसर देना है आपको। इससे और अच्छा बेहतरीन आप आंसर दे सकते हैं और डिटेल में दे सकते हैं। ये हो गया आपका फोकस ऑन कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। और मैंने बताया ही कि बहुत सारे क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन में ही छिपा होता है। तो हम लोगों को कीवर्ड्स ढूंढना है, कीवर्ड्स को ध्यान देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इससे क्या होता है आपको हिंट मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले आपको जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में, इसको अच्छा से पढ़ना है। सबसे पहले आपको एकदम आराम से रिलैक्स माइंड कर लेना है और क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से। ये हो गया। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं भी आएगा ना, और थोड़ा सा आप रिलैक्स माइंड करके यार थोड़ा सा हिंट या इसके बारे में थोड़ा सा भी जानकारी होगा ना, तो आप मतलब लिख सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये होता है। तो ये हो गया आपका स्टेप 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हमें अपने क्वेश्चन पेपर को माइंड रिलैक्स आराम से पढ़ना है, इसके बाद आंसर लिखना है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट स्टेप 2 में हम लोगों को राइट आंसर इन ए पॉइंट्स। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन एनी 2 सोशल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। इसमें बोल रहा है कि 2 सोशल फैक्टर बताइए जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन का। तो एक बच्चा देखिए इस तरह भी आंसर दिया है, और एक बच्चा पॉइंट वाइज दिया है। तो ये पैराग्राफ में अगर आप आंसर दे रहे हैं तो ये टीचर को लेंदी पढ़ने में समय लगेगा। अब मान लीजिए आप टीचर हैं, अगर आप ही कॉपी चेक करने बैठ रहे हैं और आप ये लिख रहे हैं, तो टीचर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो समय लगेगा। और टीचर चेक जो कॉपी करता है उसके पास समय नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का चेक करना होता है, प्रेशर होता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम जितना से जितना आसान बना सके टीचर के कॉपी चेक करने के लिए, जितना आसान बना। तो हमें पॉइंट वाइज, अब ये देखिए ये पॉइंट वाइज है, तो अगर आप ये मतलब सेंटेंस पढ़ा सही है तो टीचर क्या करेगा, अगर सही है तो यहीं पे कुछ नंबर दे देगा, इसमें भी सही है ये भी सही है। लेकिन अगर ये 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन सही है लेकिन नीचे थोड़ा सा बीच में कुछ गलती, तो टीचर क्या करेगा, पूरा काट देगा, पूरा काट देगा। और इसके पढ़ने में भी पहले तो ऐसे ही इरिटेट रहता है, और इसको पढ़ने में भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो कुछ नहीं, 0 बैठा देगा, 0/0। लेकिन अगर हम आंसर जो क्वेश्चन है इसका आंसर अगर हम पॉइंट वाइज देते हैं आंसर, तो ये देखिए आराम से टीचर एक बार पढ़ा ये सही, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तो जो नंबर है अगर इसमें कुछ गलत भी है तो ज़्यादा नहीं काटेगा आपका मार्क्स, बहुत कम। अगर मान लीजिए 3 आपका पॉइंट सही है, ये आपका 4 नंबर या 2 नंबर का, तो आपका 1.5 नंबर जरूर दे देगा। ये अगर अच्छा रहा तो 2 नंबर भी दे देगा। टीचर के मूड, अगर इसको आसानी हो रहा है आपके कॉपी चेक करने में, तो सबसे पहले हमको अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैंने बताया ही कि अगर एक्सप्लेन के लिए आपका ये डिफरेंस बिटवीन होता है, हम लोगों को कभी भी आंसर को पैराग्राफ टाइप में नहीं लिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कभी भी हमेशा कोशिश करना कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखें, इससे आसानी होता है टीचर को कॉपी चेक करने में। और जितना आप आसानी बनाएंगे उतना आपके बेस्ट स्कोर में मदद करेगा, बेस्ट मार्क्स दिलाने में, हाई मार्क्स के लिए। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि हम मतलब पॉइंट बाय पॉइंट लिखें, हम लोगों को इस तरह नहीं जाना है पैराग्राफ में, ये करना है पॉइंट बाय पॉइंट। और फिर इसके बाद हेल्प एग्जामिनर रीड क्विकली एंड अवार्ड मार्क्स इजीली। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को हेल्प होगा कॉपी चेक करने में, जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। और अगर जितना आप आसान बनाते हैं एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में उतना आपके लिए फ़ायदा हो, तो आप भी जानते हैं। तो ये हो गया। और इससे क्या होता है, वेल स्ट्रक्चर आंसर क्रिएट ए पॉजिटिव इम्प्रेशन। और अगर आप पॉइंट वाइज सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं तो ये इम्प्रेशन मतलब
एग्जामिनर के माइंड में कि नहीं बच्चों को पढ़ा लिखा है, मतलब बच्चों मतलब इम्प्रेशन अच्छा बन जाता है, अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं आपके कॉपी से। और जहाँ पॉजिटिव वाइब्स आ गए हैं आपको हाई मार्क्स तो मिलेंगे ही। अगर कोई यही क्वेश्चन का आंसर दोनों सेम है, ये भी सही दे रहा है ये भी सही दे रहा है, लेकिन ये पैराग्राफ में दे रहा है ये पॉइंट्स में दे रहा है, पॉइंट्स में दे रहा है, तो इसे कम मार्क्स मिलेंगे, इसे कम मार्क्स मिलेंगे, लो मार्क्स मिलेंगे, आपको कम मिलेंगे, लेस मार्क्स। लेकिन इसे मोर ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, मोर मार्क्स, मोर मार्क्स, मोर मार्क्स। क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही है, खाली हम लोग लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने, प्रेजेंटेशन नहीं होता है कि हम मतलब मेरे पास ज्ञान बहुत है लेकिन प्रेजेंटेशन आप कैसे सामने वालों को प्रेजेंट कर रहे हैं ये होता है। बहुत को मतलब ज्ञान अंदर में भरा हुआ है लेकिन रिप्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा है, बोलने ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा। तो इसी तरह होता है कि ज्ञान तो है, तब क्वेश्चन का आंसर भी मुझे पता है, लेकिन हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सामने, ये डिपेंड करता है। तो यही हो गया, पैराग्राफ में हम लोगों को नहीं जाना है, कोशिश कीजिएगा एकदम कम से कम। अब होता है ये कि एक नंबर क्वेश्चन में एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस में आंसर देके निकल जाए, तो ये तो 1-2 नंबर में। लेकिन अगर जो डिटेल है, जो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाला है, और इस तरह क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन वाला हो गया, आपका डिफरेंस बिटवीन हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया, डिस्कस हो गया, क्योंकि आर्ट्स में तो यही रहता है आपका, डिस्कस दिस, डिस्कस दिस, एक्सप्लेन दिस, डिफरेंस बिटवीन ये बताइए। तो यही कोशिश करना है कि हम पॉइंट्स वाइड में चले, पॉइंट्स लेके चले। तो ये हो गया आपका, इससे आपके पॉजिटिव वाइब्स आएंगे पेपर्स आंसर शीट के कॉपी से। फिर नेक्स्ट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। और मान लीजिए हम लोगों को कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों को, तो डिफाइन द टर्म बायोस्फीयर, एक्सप्लेन 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो हम लोगों को इसमें जो मतलब हाईलाइट पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स, इसको हाईलाइट करना है इस तरीके से, इस तरीके से हम लोगों को हाईलाइट करना, क्योंकि इसे मतलब पूरा ना पढ़ना पड़े, जो मेन पॉइंट्स है इसे साफ साफ दिखे। अब मैंने बताया कि डिफाइन पूछ रहा है आपको, डिफाइन पूछ रहा है एटमॉस्फेयर, डिफाइन, तो एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है, एटमॉस्फेयर को, लेकिन यहाँ इसको हाईलाइट कर देना है थोड़ा। फिर इसके नीचे इसको हम डिफाइन कर दिए, फिर यहाँ पे हाईलाइट कर देना आपके फीचर्स, फीचर्स को अब पॉइंट बाय पॉइंट फिर हम लिख दिए। इससे क्या हो गया, अब अगर आप मान लीजिए यहाँ डिफाइन भी कर दिए एक लाइन में, यहाँ फीचर्स भी बता दिए, एडवांटेज सब कुछ इसी में बता दिए, तो ये बोल सकते हैं मतलब कम एकदम पूरा थी हो गया घाई गुच। हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट और जो मेन पॉइंट इसको हाईलाइट करना है इस तरह का। अगर हम डिफाइन करें एटमॉस्फेयर तो उसको हाईलाइट करेंगे और इसका डिफिनेशन यहाँ लिख दिए। अगर हमको इसको फीचर्स बताना है तो फीचर्स को हाईलाइट किए, फीचर्स को, और यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट इसको देना। इससे क्या होगा, जो मेन पॉइंट्स है वो टीचर को दिख रहा है, और इसका डिफाइन जो ये किए फिर ये आपको मेन पॉइंट दिख रहा है, आसानी होता है इस तरीके से। देखिए इससे आप मतलब अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन में। ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका, कैसे हम रिप्रेजेंट करें, इसके बारे में हो गया। तो हमेशा अंडरलाइन और हाईलाइट की टर्म्स इन आंसर हमेशा करना है, अंडरलाइन करना है हाईलाइट्स की को, जो कि मेन पॉइंट्स होते हैं। इससे क्या होता है, हेल्प्स एग्जामिनर क्विकली एंड आइडेंटिफाई मेन पॉइंट्स, और एग्जामिनर को मेन पॉइंट्स मतलब आइडेंटिफाई करने में मदद मिलता है। मैंने बताया, सॉरी से बोल रहा हूँ अभी भी, जितना आप आसान बनाइएगा एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में उतना आपके लिए बेस्ट है, उतना आपको बेस्ट स्कोर मिलेगा एग्जामिनर के तरफ से। तो ये हो गया आपका। और इससे क्या होता है, मेक्स योर आंसर स्टैंड आउट, और साफ साफ आपका आंसर दिखता भी है। क्या आप लिखे,
डिफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अगर मेन पॉइंट्स को आप अगर अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो आपका जो है आंसर साफ साफ मेन पॉइंट टीचर को दिखता है। ये आपको करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोगों को यूज एग्जाम्पल्स और डायग्राम। अब मान लीजिए कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, किसी को डिफाइन करने बोला है, डिफाइन करने बोला, हम एटमॉस्फेयर का ही लेते हैं, एटमॉस्फेयर का ही ये, और इसका डेफिनेशन नहीं आ रहा है लेकिन हमको एग्जाम्पल पता है और डायग्राम पता है, तो हम मतलब थोड़ा सा हिंट, हमको डायग्राम है तो थोड़ा सा तुम लिख ही सकते एक दो लाइन, तो एक दो लाइन लिख दिया, इसके बाद एग्जाम्पल दे दी, एग्जाम्पल करके जो आपका एग्जाम्पल रहे ABCD जो भी रहे, और यहाँ पर अगर हम डायग्राम बना देते हैं तो अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर है तो आपका मार्क्स पूरा नहीं कटेगा। आपने एग्जाम्पल सही दिया, इसमें 1 मार्क्स दे सकता है, और डायग्राम सही है तो इसमें 1, यानी 3 नंबर का अगर आपको ये क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो आपको मिलेगा ही, चाहे आपको डिफिनेशन आए या नहीं आए। आ गया तो फुल मार्क्स, क्योंकि आपको डिफिनेशन भी इससे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपने एग्जाम्पल भी दे दिया और डायग्राम के साथ ही समझा दिया। अब बहुत से टीचर होते हैं कि पढ़ने मतलब ज़्यादा पढ़ने में समय नहीं मतलब गवाते हैं, अगर वो डायग्राम, बहुत से टीचर डायग्राम देखे सही है उस पर पूरा मार्क्स दे दिए आपको, क्योंकि इनके पास टाइम कम रहता है और टाइम इनको मतलब बहुत से कॉपी चेक करना होता है। तो यही करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू बताने का कोशिश करें, कोई भी क्वेश्चन हो। अगर आपको एग्जाम्पल्स आता है डायग्राम आता है, मतलब जिनमें डायग्राम होते हैं उन विषयों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये करना है आपको। कोशिश कीजिए कि एग्जाम्पल और डायग्राम से ही समझाएं हम, इसे टीचर को मतलब आसानी होता है आपको, और लगता है कि नहीं बच्चा के पास नॉलेज है, ये होता है। फिर आपका नेक्स्ट, सपोर्ट योर आंसर विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ अगर आप देते हैं तो आपके आंसर को मतलब अच्छा बनाने में या अच्छा मार्क्स मदद करता है आपका। फिर ड्रा डायग्राम वेयर एप्लीकेबल, और मैंने बताया कि डायग्राम हम लोगों को देना है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ आपको। यहाँ देखिए आपका, ये देखिए ये बच्चा यहाँ पे बोला है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है, ड्रा द हर्ट डायग्राम लेबल एंड राइट फंक्शंस। तो अगर आप डायग्राम आता है ये बना दिए और आपको अगर फंक्शन याद नहीं है या फंक्शन कुछ याद है कुछ पॉइंट्स नहीं याद है, तो अगर आप डायग्राम बना दिए तो पहला तो आपका पॉजिटिव वाइब्स और इंप्रेशन अच्छा हो गया कि नहीं डायग्राम अच्छा बनाया, नॉलेज है। और इसके बाद अगर आप फंक्शन लिखते हैं, अगर आप फंक्शन इसका लिखते हैं और अगर मान लीजिए 1 पॉइंट लिखे, 2 पॉइंट लिखे और ये दोनों पॉइंट ठीक है लेकिन ये गलत है ये गलत है, बीच में मतलब अगर कुछ गलत भी है तो टीचर देखता नहीं बच्चा के पास नॉलेज है, डायग्राम बनाया, थोड़ा सा भटक रहा, तो ये ज़्यादा मार्क्स नहीं काटता आपको। मार्क्स अगर ये 4 नंबर का है तो 4 नंबर दे देगा आपको, 4 नंबर दे देगा, नहीं काटेगा, क्योंकि देख रहा है कि बच्चा डायग्राम भी बनाया, फंक्शन भी लिखा, लेकिन थोड़ा सा मतलब है, इसको पता है, इसकी जानकारी है, इसको नॉलेज है, लेकिन थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पे टीचर देखता है कि नहीं, क्योंकि मतलब इंप्रेशन आपका अच्छा है, डायग्राम बना दिए, एग्जाम्पल दे दिए, अब पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिख भी रहे हैं, तो इससे आपका ज़्यादा मार्क्स नहीं काटता है। तो कोशिश करना है कि हमको डायग्राम और एग्जाम्पल के थ्रू ही ज़्यादा ज़्यादा आंसर दे, ये बेस्ट है आपके लिए, अच्छे मार्क्स के लिए। तो ये हो गया आपका वेल लेबल डायग्राम फेज एक्स्ट्रा मार्क। और मैंने बताया ही कि अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है, कुछ एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है, अगर आपका डेफिनेशन गलत भी है, अगर आपको एग्जाम्पल इसका आता है, अगर आपको एग्जाम्पल पता है और डायग्राम पता है, तो आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं काटेगा। अगर ऐसे आप एग्जाम्पल डायग्राम नहीं देते हैं तो 0 दे देगा, लेकिन अगर ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, ये क्योंकि ये एग्जाम्पल्स के थ्रू, एग्जाम्पल सही है और डायग्राम सही है, तो टीचर को लगता है नहीं इसके पास नॉलेज। तो ये हो गया आपका।
हम लोगों को ये कोशिश करना है कि एग्जाम्पल्स और डायग्राम के थ्रू ही ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे। फिर नेक्स्ट आपका मैनेज योर टाइम वाइजली। अब रहा बात कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम को, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे, अधिकांश बच्चे का यही रहता है कि सर मुझे तो आता था लेकिन टाइम नहीं, मुझे तो सारा क्वेश्चन आता था लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो आपको टाइम मैनेज के लिए सबसे पहले तो मैंने बताया कि क्वेश्चन के केयरफुली रीड कर लेना है, और इसके बाद एलोकेट टाइम फॉर ईच क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्क्स। आपको मतलब हर सेक्शन वाइज बांट लेना है कि हमको सेक्शन ए में इतना समय देना है, सेक्शन बी में इतना समय देना है, सब बांट लेना है आपको। इससे आपको अगर मान लीजिए आधा घंटा हुआ तो आपके माइंड में जाएगा कि अरे अभी तो सेक्शन ए में हमको बी बनाना है, ये होता है आपको। और आपको आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट देन मूव टू डिफिकल्टी, और मैंने बताया कि जो आता है सबसे पहले वो बनाइए आप, और सीक्वेंस वाइज बनाइए 1 2 3 4 5। इससे टीचर को क्या होता है, इससे टीचर को मतलब ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने मान लीजिए सेक्शन ए से शुरू किया, आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, 2 का दिया, 3 का दिया, और एग्जाम्पल के लेके आपको 4 क्वेश्चन का नहीं आता है, 5 का नहीं आता है, 6 7 आता है, तो आपको ये नहीं करना है कि मैं एक का आंसर दूँ, 2 का दूँ, 3 का दूँ, और फिर इसके बाद 6 घुसा दूँ, 7 घुसा दूँ। हो सके आपको टाइम बचे तो ये दोनों का भी आंसर आ जाए, तो आप तो पीछे लिखिएगा। तो ये तो डिफिकल्टी जगह टीचर को क्या करना है, जितना आसान बनाना है। आपको सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है, सीक्वेंस में 1 2। अगर 4 5 का नहीं आ रहा है तो वहाँ पे छोड़ दीजिए आप खाली, यहाँ पे आपको खाली, और फिर आगे से बना देना है। और अगर आपके फिर टाइम बचता है, अगर आपको याद आ जाता है या थोड़ा सा भी अगर कुछ है, तो आप इसके मतलब अगर हिंट भी याद आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। तो इससे सीक्वेंस वाइज में टीचर को चेक करने में आसानी होता है। तो सबसे पहले आपको जो आता है ये क्वेश्चन का आंसर, मतलब डिफिकल्ट जो नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, एकदम छोड़ देना है। जो आता है सबसे पहले वो बनाना है आपको, जो नहीं आता उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। टाइम बचेगा तो बनाएंगे, नहीं तो फिर रहने दें, ये रहना है। इससे आपका है कि सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये माइंड में रखना। और सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है 1 2 3 4 5 6 इस तरह, तब सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा और आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। अब 3 घंटे में ही सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो ये होता है आपका। और लीव समटाइम्स फॉर रिवीजन एट द एंड, और रिवीजन तो करना ही। अगर आप पूरा आंसर आप मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो एक बार आपको रीचेक तो करना ही है, ये ध्यान में रखिएगा। सारा सब्जेक्ट खास करके मैथ आपको रिवीजन करना है, जो आप आंसर लिखे हैं अपना इसका, तो जरूरी है आपको एट द एंड रिवीजन। तो अगर आप सीक्वेंस में जो आंसर आता है उसको बनाते हैं, डिफिकल्टीज पे नहीं जाते हैं, तो आपको रिवीजन का समय जरूर मिलेगा ये आपका। तो हाँ, ये हो गया आपका मैनेज योर टाइम, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज बचा सकते हैं, तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट, कीप योर हैंड राइटिंग नीट। और सबसे पहले आपको बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी कॉपी को गंदा नहीं करें। अब होता क्या है, अब एक सेंटेंस हम लोग लिखें, सेंटेंस तो अगर ये गलत हो गया तो ऐसे ऐसे घुचुर पुचुर कर देते हैं, पता है आदत को। तो हम लोगों को नहीं करना है। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखे ये, तो अगर ये गलत हो गया तो हम लोगों को बस एक बार ऐसे काटना है, बस एक बार। ये नहीं कि हाँ इस पे ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और कॉपी को जितना साफ सुथरा दिखाना है, लिखना है, हैंड राइटिंग हम लोगों को मतलब साफ सुथरा लिखना है। अब यहाँ देखिए एक बच्चा लिखा है, ये देखिए मतलब एक ही में घुसा दिया है सारा कुछ। एक यहीं पे बच्चा है, यहाँ देखिए, जो कि कितना साफ में लिखा है, यही सेंटेंस लिखा है, लेकिन ये देखिए कितना साफ में लिखा। टीचर को पढ़ने में भी आसानी होगा
पढ़ने में भी आसानी होगा और इसमें देखिए कितना तकलीफ होगा आपको। ये देखिए, एक ये देखिए, तो हम लोगों को कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करें। जो अगर कुछ गलती हो गया तो हम लोगों को एक बार अंडर मतलब लाइन खींच देना है, बस। ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना और साफ सुथरा लिखना है। इससे क्या होता है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी जानते हैं, आप अच्छा से लिखे हैं, आपका राइटिंग अच्छा है, कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं है, तो आपको कुछ मार्क्स टीचर दे देता है कि नहीं भाई चलो इसका राइटिंग सही है, इसने अच्छा से प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है फिर भी इसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ये होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपने कॉपी को, आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। ये हो आपका हो गया। फिर नेक्स्ट, अवॉइड स्क्रिबलिंग और ओवर राइटिंग। मैंने बताया ही कि अगर जो गलत है इसको बस एक बार काटना है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करना है, एकदम नहीं करना है आपको। और क्लियर हैंड राइटिंग हेल्प्स एग्जामिनर एवल्यूएट बेटर। और साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन अगर आपका लिखा हुआ है तो एग्जामिनर को अच्छा भी लगता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, आपका इंप्रेशन अच्छा इसके नज़र में हो जाता है सबसे पहले। और गलत राइटिंग रहता है तो यहीं पे टीचर कि नहीं उसको कुछ नहीं है, अगर नॉलेज भी है लेकिन फिर भी टीचर के माइंड में हो जाता है नहीं, ये होता है आपका। फिर नेक्स्ट, कंक्लूजन, फॉलो दिस टिप्स टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर आप अपने अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में, अपने सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं तो ये जो टिप्स मैंने बताया, जो जानकारी मैंने बताया कि अपने आंसर को मतलब सही तरीके से लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, एग्जाम्पल्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू, अगर ये फॉलो करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। यही क्वेश्चन में किसी बच्चे का मतलब कम मार्क्स आ रहा है तो यही क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ओवरऑल आपका परसेंटेज बढ़ेगा। ये अगर ये जो टिप्स मैंने बताया फॉलो कर लिए तब। फिर स्टे कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। और आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, इससे आपको एग्जाम में टाइम बचेगा, टाइम मैनेज भी हो जाएगा और आपको आदत रहेगा तब। ऑल द बेस्ट फॉर योर NIS बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये था जो कि मैंने आपको आंसर कैसे लिखना है अपने एग्ज़ाम में, टाइम मैनेज कैसे करना है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो किस तरीके से दे कि उसमें भी कुछ मार्क्स मिले आपको, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो हाँ, ये आपका हो गया हाउ टू राइट आंसर फॉर बेस्ट स्कोर इन NIS बोर्ड में, ये आपका था। यही छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।